चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स सीरीज का अपना अगला चैप्टर सॉलिड स्टेट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर क्वेश्चन आया तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में। यूनिट सेल से शुरू कर रहा हूं मैं, बाकी इसमें क्रिस्टलाइन अमोर्फस का डिफरेंस, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सब लास्ट में लिखवा दूंगा आपको, और टाइप ऑफ यूनिट सेल भी लास्ट में लिखवा दूंगा। ठीक है, याद करने का तरीका ही बता दूंगा उसका। अभी अपन क्या कर रहे हैं, मेन फोकस कर रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है और सीधा आप आंसर लगा सकते हो। ठीक, तो यूनिट सेल और लैटिस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनिट सेल और लैटिस ये होते हैं कि द सिंपलेस्ट यूनिट which can repeat itself, the simplest unit which can repeat itself over again and again to form lattice। मतलब यूनिट सेल क्या है, सिंपलेस्ट यूनिट है, और बहुत सारी यूनिट सेल मिलके क्या बनाती हैं, लैटिस। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हो वो है यूनिट सेल, और बाहर से आपका जो घर कोई देख रहा होगा तो वो बोलेगा ये लैटिस है, और जिस रूम में आप बैठे हो वो क्या है, यूनिट सेल है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है कि छोटी छोटी यूनिट सेल मिलकर क्या बनाती हैं, लैटिस बनाती हैं। अब जो हमारे सिलेबस में यूनिट सेल है वो कौन सी है, हमें 3D यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, और वो भी क्यूबिक के बारे में पढ़ना है। बाकी टेट्रागोनल, रोम्बोहीड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब लास्ट में लिखेंगे अपन। बेसिक फोकस जो रखना है वो क्यूबिक यूनिट सेल पे रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं अपन, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। और बेसिकली हमें 3 टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल पढ़नी है। नंबर 1 इज सिंपल क्यूबिक, शॉर्ट फॉर्म में एससी लिख देते हैं, और इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव मीन सिंपल हो गया है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरे नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, बीसीसी। और ये नॉन प्रिमिटिव में आती है, किसमें आती है, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है, थर्ड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम बोलते हैं एफसीसी, और ये भी किसमें आती है, नॉन प्रिमिटिव में। मतलब प्रिमिटिव में एक आती है सिंपल क्यूबिक, और नॉन प्रिमिटिव में 2 आती है, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पर है सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो होता क्या है सिंपल क्यूबिक, क्या आपने क्यूब तो देखा ही है ना, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो वो पूरा का पूरा क्यूब है, 8 कॉर्नर है आपके पास। ठीक है, क्यूब की आपको मेन पॉइंट पता होने चाहिए, बचपन से आप जानते हो 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में। ठीक है, 12 एजेस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं ये एजेस हो गई। ठीक है, और फेस क्या, दीवारें कितनी होती, 6 होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यही मैंने यहां पर क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब में ये क्या क्या चीजें, ध्यान से देखना जरा। सिंपल क्यूबिक एक्चुअल में होता क्या है, एटम्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक सिंपल क्यूब बने। वो अरेंजमेंट क्या होगा, वो अरेंजमेंट ऐसा होगा कि एक एटम यहां प्लेस कर दो आप, और एटम को क्या मानते हैं, स्फेरिकल। ध्यान रखना, एटम कैसा होता है, स्फेरिकल, और एटम का जो सेंटर होता है वो इस क्यूब का कॉर्नर होना चाहिए। इस तरीके से आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब सिमेट्री से प्लेस करना है। क्या बोला मैंने, जो एटम का सेंटर है वही यूनिट सेल का या क्यूब का कॉर्नर होना चाहिए। तो इसलिए सिमेट्री से पुट करना है यहां पर, ये जो रखोगे ना सिमेट्री से रखेंगे। तो कितने रखना है सिंपल क्यूबिक में, 8 कॉर्नर होते हैं ना, तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम रखेंगे। मतलब सिंपल क्यूबिक में अरेंजमेंट क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, 8 कॉर्नर्स ये ऑक्यूपाई होते हैं, बाकी एज सेंटर पे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो एजेस हैं इनके सेंटर पे कुछ नहीं, फेस सेंटर पे कुछ नहीं, और क्यूब के अंदर बॉडी पर, जैसे मान लो ये रूम है तो यहां पर बीच में कहीं पे बोलूं मैं एटम, तो यहां नहीं होता सिंपल क्यूबिक में, है ना। तो 8 कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स होते हैं। और अरेंजमेंट कैसा है एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो ऐसा है, ये है आपका सिंपल क्यूबिक, देख लो आराम से। ठीक है, ये क्या है आपका सिंपल क्यूबिक। देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स मैंने ले रखे हैं, ये 8 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, और ये एटम हो गए, जो मैंने प्लेस किए हैं वो एटम हो गए। तो ये क्यूब है, इसमें कॉर्नर पर मैंने क्या रख रखे हैं,
एटम रख रखे, कितने 8। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होंगे वो देखो जरा, ध्यान से देखना बहुत आराम से। पहली बात आपसे पूछा जाएगा पॉइंट नंबर 1 में, जेड इफेक्टिव बताओ। जेड इफेक्टिव का मतलब हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ये वो वाला जेड इफेक्टिव नहीं है, पीरियोडिक टेबल वाला मत उठा लेना, स्लेटर्स रूल वाला, वो नहीं। जेड इफेक्टिव यहां क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, जेड इफेक्टिव। बता दो फटाफट से, बताओ जरा कितने एटम प्लेस किए आपने, 8 किए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक रूम में एक कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है, एक रूम है, एक कॉर्नर कोई भी ले लो आप, जिस रूम में अभी आप बैठे हो उसका कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है, वहां पे एक एटम रखो, तो आपको इस रूम में बैठे बैठे उस कॉर्नर का कितना पार्ट इस रूम के अंदर दिखेगा, 1/8 दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर है वो 8 रूम से शेयर होता है। आप खुद सोच लो, एक तो आप जिस रूम में बैठे वो वाला, उसके पास वाला, इन 2 के पास वाले 2 और इन 4 के ऊपर 4, तो मींस एक कॉर्नर 8 रूम से पास होता है, ध्यान रखना ये। इसका मतलब एक रूम में उसका 1/8 पार्ट दिखेगा, तो आप क्या करोगे, 1/8 प्लस 1/8 ऐसे 8 बार करोगे तो 8 इंटू 1/8 लिख दो, तो ये क्या हो गया आपका 1। तो आप आगे से आप याद रखना कि शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स ये कितनी होती है, ध्यान से, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स कितनी होती है, 1/8। शेयरिंग का मतलब एक रूम में उस कॉर्नर का कितना पार्ट दिखेगा, अगर एटम रखूंगा तो 1/8 दिखेगा, याद भी कर लेना आगे से, ठीक है। तो 8 इंटू 1/8, तो जेड इफेक्टिव आ गया 1। दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछेंगे, सेकंड पॉइंट पे पूछेंगे नियरेस्ट नेबर, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक एटम को बाकी कितने एटम टच कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एटम मैं ले लूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैंने ये एटम ले लिया तो इसको कितने एटम टच कर रहे हैं। होता क्या है, सिंबल क्यूबिक में ये जो कॉर्नर है वो आपस में टच करते हैं। आपस में का मतलब क्या है, ध्यान से देखना जरा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे ये है, ठीक, अगर मैं बोलूं आपसे ये कॉर्नर सोचो, ये, तो इस कॉर्नर को कौन कौन टच कर रहा होगा, उसके एडजेसेंट वाला, मतलब इस वाले को ये करेगा, इस वाले को ये करेगा, और इस वाले को ये पीछे वाला करेगा, ठीक है। ये तो एक यूनिट सेल में हो गए। बाकी अगर मैं लैटिस बनाऊंगा तो ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल रिपीट होंगी और इस कॉर्नर से 8 यूनिट सेल जाएंगी, तो हर एक के ए डिस्टेंस, अगर मैं ये एज लेंथ ए बोल दूं तो हर एक कॉर्नर अपने ए डिस्टेंस पे दूसरे कॉर्नर को टच करता है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें आपको बना के दिखाऊं तो इस नीचे वाले के अपोजिट यहां ऊपर होगा ए डिस्टेंस पे, इसके अपोजिट यहां होगा ए डिस्टेंस पे, और इसके अपोजिट यहां होगा ए डिस्टेंस पे। मतलब अगर मैं इस वाले कॉर्नर की बात करूं तो ये ए डिस्टेंस पे किसे किसे टच कर रहा है, टोटल कितने टच कर रहा है, देखो जरा। एक तो ये हो गया ए डिस्टेंस पर, 1 2, ए डिस्टेंस मतलब इसकी एज लेंथ अगर मैं ए बोल दूं, उसको मैं बोल रहा हूं ए डिस्टेंस, ठीक है। एक ये हो गया, 2 ये, 3 4 5 और ये 6, मतलब इसके लिए 1 2 3 4 5 6 ए डिस्टेंस पर टच कर रहे हैं। इसका मतलब नियरेस्ट नेबर कितने होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, एक बार बस मैं समझा रहा हूं, अभी मैं टेबल भी बना दूंगा तो आप सीधे टेबल याद कर लेना। जेड इफेक्टिव 1 होता है, नियरेस्ट नेबर 6 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट लगा दो, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तीसरे नंबर पर आपसे पूछेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, जो आपने स्फेरिकल माना, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, जो ए मानी, ठीक है, एज लेंथ के बीच का रिलेशन आपको बताना है, ठीक। अब बताओ जरा, 2 एटम आपस में टच कर रहे थे, कौन से वाले थे वो 2 एटम, देखो। जैसे अगर मैं ये 2 एटम पकड़ लूं, ये 2, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर मैंने ये 2 एटम पकड़ लिए तो ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, एक एटम ये हो गया और दूसरा एटम ये हो गया, ठीक। और जो स्फीयर का सेंटर है वही क्या है, कॉर्नर है। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस के फॉर्म में लिखूं तो आर आर ऐसा लिखेंगे, और अगर इसी को एज लेंथ के फॉर्म में लिखोगे तो कॉर्नर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस ए होती है, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाना है, ए हो जाना है। अब इसमें आपको आर दे के ए निकलवा लेंगे, ए दे के आर निकलवा देंगे, इतनी सी कहानी होती है बस। समझ गए बात को क्या है, ठीक। तो ये हो गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नोट करो, फिर मैं आपको बीसीसी भी बताता हूं।
चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे चलते हैं बीसीसी, ठीक है, इसी में अपन एडिट करते जाएंगे। ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक था। सिंपल क्यूबिक में क्या था, कॉर्नर आपस में टच कर रहे थे। अब क्या होगा, बॉडी सेंटर में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे 8 एटम तो होते हैं, साथ में एक एटम बॉडी के सेंटर पर मतलब बीचों बीच आ जाता है। और ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है ये सभी कॉर्नर को टच करता है, लेकिन कॉर्नर आपस में टच नहीं करते। समझ लो फिर से डिफरेंस क्या होता है। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर ए डिस्टेंस पर टच करते हैं, जबकि बॉडी सेंटर में अब कॉर्नर दूर दूर हो गए, कॉर्नर टच नहीं कर रहे, बॉडी सेंटर वाला अपने 8 कॉर्नर को टच कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहां पर 8 कॉर्नर पर 8 एटम थे और एक बॉडी सेंटर पर एक एटम होता है, मतलब टोटल 9 एटम इसमें लगते हैं बीसीसी बनाने के लिए। और शेयरिंग ऑफ कॉर्नर 1/8 ये याद कर ही लिया आपने। शेयरिंग ऑफ बॉडी सेंटर भी देख लो कितनी होगी, शेयरिंग ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर की शेयरिंग कितनी होगी भाई, पूरा का पूरा एक एटम अंदर ही तो आएगा भाई। अगर मैं आपसे बोलूं अंदर एक एटम रखा है रूम के अंदर, तो वो तो पूरा रूम के अंदर ही है ना, तो उसकी शेयरिंग पूरी होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है, बाकी कैलकुलेशन फिर अपन कर ही लेंगे। देखो ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना जरा, अरेंजमेंट समझना आप, अरेंजमेंट समझ लोगे तो काम हो जाएगा। देखो अब ये कुछ ऐसा है, ये है, समझ रहे हो बात को, मतलब अपने पास 8 कॉर्नर थे और ये बीच में क्या आ गया, बॉडी सेंटर, दिख रहा है ना, ये बीच में क्या आ गया, बॉडी सेंटर। अब ये जो बॉडी सेंटर वाला है, ये जो बॉडी सेंटर वाला है, ये सभी को, ये येलो वाला जो है ना, वो सभी ब्लैक को टच कर रहा है, लेकिन ब्लैक आपस में कोई भी टच नहीं कर रहे। समझ गए बात को, ये जो येलो वाला है वो सभी ब्लैक को टच कर रहा है। ये बॉडी सेंटर मतलब बीचों बीच है क्यूब के, और क्यूब के बीचों बीच है, मतलब ये सभी को टच कर रहा है और कॉर्नर आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में कॉर्नर टच नहीं करते, लेकिन बॉडी सेंटर वाला सभी कॉर्नर को टच करता है। चलो आगे बढ़ो, जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं। 8 × 1/8 तो पहले भी था और अब भी होगा, क्योंकि 8 कॉर्नर तो अब भी हैं और तब भी थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक और आ जाएगा, ये पूरा का पूरा अंदर है बॉडी के। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर एक और ऐड हो जाएगा तो +1। ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया टोटल, और ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर का, तो टोटल हो गया 2। तो बॉडी सेंटर का जेड इफेक्टिव 2 होता है, ध्यान रखना। नियरेस्ट नेबर की बात कर लेते हैं, तो बहुत आसान है इसमें तो निकालना। इसको पकड़ लो, किसको, इसको। तो अगर मैं बॉडी सेंटर वाला पकड़ लूं ये, तो ये सभी कॉर्नर को टच कर रहा था, अभी दिखाया मैंने। बॉडी सेंटर वाला सभी को टच करता है, सभी को टच करता है, इसका मतलब कितने हैं टोटल, 8 है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 8 हो गया। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉडी सेंटर वाला सभी कॉर्नर को टच कर रहा है और मैं एक ये उठा लेता हूं, कौन सा, ये वाला, और एक ये वाला, अगर मैं ये दोनों उठा लूं तो ये दोनों टच कर रहे थे आपस में, तो मैं ये 2 एटम ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये 2 एटम ये बोल रहा हूं, तो ये जो एटम है ये किसका हो गया, बॉडी सेंटर का। किसका हो गया, बॉडी सेंटर का। और ये एटम किसका हो गया, कॉर्नर का। किसका हो गया, कॉर्नर का। और बॉडी सेंटर से कॉर्नर, अब देखो आपको थोड़ी मैथ्स पता होना चाहिए, क्यूब में बता देता हूं। क्यूब में जो एज लेंथ है, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर एडजेसेंट वाला एज लेंथ है, वो ए डिस्टेंस होती है। क्यूब की एज लेंथ ए डिस्टेंस, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, तो ये क्या है एज लेंथ, तो ये क्या है ए डिस्टेंस की है। ठीक है, अगर मैं इधर जाऊं, फेस डायगोनल पे जाऊं इधर, तो ये √2a होता है। और अगर मैं बॉडी डायगोनल पे जाऊं, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, ये वाला, अगर मैं यहां से लाइन खींचूं तो ये इधर से निकलेगी पीछे से। ठीक है, जैसे ये है, तो ये हो गया आपका क्या, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कितने का होता है, √3a का होता है, लेकिन बॉडी सेंटर तो उसके आधे पे रखा हुआ है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस √3a/2 होगी। क्यों, टोटल बॉडी डायगोनल यहां से लेकर यहां तक ये √3a होता है, तो उसका आधा लेना है, तो √3a/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, 2r इज इक्वल टू, अब ये चेंज होकर आपका क्या बन जाएगा, 2r तो रहेगा ही क्योंकि r के फॉर्म में, बस a ना हो के अब ये क्या हो गया आपका √3a/2, तो ये हो गया √3a/2। तो अब जो आपका डिस्टेंस और a का रिलेशन, रेडियस और a का रिलेशन आया, वो क्या आया, √3a/2। समझ गए बात को, फिर से बता रहा हूं। सिंपल क्यूबिक का जेड इफेक्टिव 1, बीसीसी का 2, नियरेस्ट नेबर सिंपल क्यूबिक का 6, इसका 8, आर और ए का रिलेशन सिंपल क्यूबिक का 2r इज इक्वल टू ए, इसका 2r इज इक्वल टू √3a/2। डायरेक्ट ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक 8 एटम से बनती है, बीसीसी 9 एटम से बनती है। ठीक है, एक बॉडी सेंटर पर भी आ जाता है। ठीक,
नोट करो, फिर एफसीसी कवर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की है एफसीसी। ध्यान से देखना जरा क्या होता है। 8 कॉर्नर 8 एटम प्लेस पहले से ही है, ठीक है। अब यहां क्या होता है, 6 एटम हर एक फेस के सेंटर पर, 1 2 3 4। अगर आप इस क्यूब के अंदर बैठे हो इस तरीके से तो लेफ्ट राइट सीलिंग फ्लोर, ठीक है। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, ऐसा। तो 6 एटम और होते हैं 6 फेस सेंटर पर। मतलब यहां पर मैं लिखूंगा 6 फेस सेंटर पर कितने एटम, 6 एटम। मतलब टोटल 14 एटम से एफसीसी यूनिट सेल बनती है। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर 1/8 सही था। शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर, एफसी मतलब फेस सेंटर, इसकी शेयरिंग 1/2। क्यों? एक दीवार जैसे ये सामने वाली दीवार है, ये कितने रूम के लिए कॉमन है, एक ये वाला, इसके पास वाला, मतलब 1/2 शेयरिंग होगी। अगर एक एटम रखूंगा यहां तो आधा मुझे इस रूम में दिखेगा और आधा उधर दिखेगा। चलो भाई जेड इफेक्टिव बता दो, ये सही है कॉर्नर का। बस यहां पर क्या हो जाएगा, फेस सेंटर का आ जाएगा 6 × 1/2, तो ये हो गया 1 + 3 = 4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी क्या होगी, इसकी होगी 12। 12 कैसे होगी, बहुत ध्यान से सुनना। पहले इसका अरेंजमेंट देख लो, तब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 12 समझ पाओगे। अरेंजमेंट इसका कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना जरा। ये क्या था तुम्हारा, क्यूब था एक, ठीक है। इसके हर एक फेस के सेंटर पर, जैसे यहां फेस सेंटर पर, हर एक फेस सेंटर पर एक एक एटम रख दो, ठीक है। एक बार मैं आपको बना के भी बताता हूं, कुछ और क्लियर समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। ट्राई करता हूं एक बार। देखो ऐसा है, ये इस तरीके से दिख रहा है आपको अब सामने से। ये जो फेस सेंटर है, ये जो फेस सेंटर है, ये हर एक कॉर्नर को अपनी ही फेस के हर एक कॉर्नर को टच करता है। फिर सुन लो, एक फेस का फेस सेंटर पर रखा हुआ एटम उसी फेस के चारों कॉर्नर को टच करता है। क्लियर? कॉर्नर आपस में टच नहीं करते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, एडजेसेंट फेस सेंटर भी टच करते हैं। जैसे ये जो फेस सेंटर है, ये अपने पास वाले इधर रखा हुआ फेस सेंटर इसको करेगा। एक बार मैं पास आके बता देता हूं आपको, ध्यान से समझ जाओ। देखो दिख रहा है आप, क्लियर? हाँ आप सही आ गया ना फोकस। देखो ये जो फेस सेंटर है, ध्यान से सुनना, ये जो फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर अपने ही चारों कॉर्नर को टच करता है। कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, मतलब ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे, ये इससे नहीं करेगा, ये इससे नहीं करेगा, ये आपस में टच नहीं करेंगे कॉर्नर। लेकिन फेस सेंटर इन सभी कॉर्नर को टच करेगा अपनी ही फेस के। दूसरा पॉइंट, ये जो फेस सेंटर है ये वाला, ये अपनी एडजेसेंट फेस के सेंटर को, जैसे यहां रखा हुआ है, इसको भी टच करता है। इसको, ये दो येलो वाले टच कर रहे हैं आपस में, ये भी सुन लो आप, है ना। तो एडजेसेंट पे भी टच करता है, अपोजिट टच नहीं करते। मतलब ये वाला अपने पीछे वाले को, इधर कोई एटम रखा है तो इसको टच नहीं करेगा, ध्यान से सुन लो। ये वाला अपने पीछे वाले को, यहां पे स्लो मोशन में दिखाता हूं, ये वाला अपने पीछे वाले एटम को, कहां पे, इधर पे, इसको टच नहीं करेगा, एडजेसेंट वालों को टच करेगा। ये समझ गए आप बात को? ऐसा होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर्टिकुलर एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो 1 2 3 4 तो ये टच कर रहे हैं, और ये वाला अपने एडजेसेंट वाले को टच कर रहा है, तो इधर वाले को करेगा, सही है, इधर वाले को करेगा, ठीक, ऊपर वाले को करेगा, यहां जो रखा होगा, और नीचे वाले को, एडजेसेंट में यही आ गए ना, मतलब 8 हो गए। अब इसके लिए इसके आगे जो यूनिट सेल होगी आगे, उसके 4 फेस सेंटर भी तो होंगे एडजेसेंट वाले, क्योंकि कॉर्नर तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब 12 हो गए आपको, ठीक है, समझ गए बात को? तो इस तरीके से हम पता करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आया समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो, है ना। नियरेस्ट नेबर और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है एफसीसी में। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, ध्यान से देखना जरा। पहली बात, अगर एज लेंथ ए है तो जो फेस डायगोनल होता है वो कितने का होता है, √2a का होता है। अगर ये एज लेंथ अगर मैं a बोल रहा हूं तो फेस डायगोनल मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होती है, ये √2a होती है।
बॉडी डायगोनल जो होता था वो कितना था, अगर मैं बॉडी डायगोनल भी लिखूं तो ये कितना था, ये था √3a, ठीक। फेस डायगोनल कितना, √2a। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने ये वाला एटम उठा लिया और ये वाला उठा लिया, ठीक, और ये दो एटम यहां बने हुए हैं, तो ये अब बॉडी सेंटर ना होके क्या हो जाएगा, फेस सेंटर हो जाएगा। और ये कॉर्नर पहले भी था अब भी है, लेकिन अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी √2a/2, इसका आधा हो जाएगी। मतलब यहां √3a/2 ना आके क्या आने लगेगा अब, √2a/2। तो यहां पर मैं क्या कर दूं, √2a/2 या a/√2 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम रिलेशन पता करते हैं, समझ गए बात को। तो सिंपल क्यूबिक आपने देख लिया, बीसीसी देख लिया, एफसीसी देख लिया, ठीक है। मैंने आपको क्लियर समझा दिया क्या क्या चीजें होती है, कितनी शेयरिंग होती है। अब आपको फाइनल एक टेबल बना देता हूं तो वो याद कर लेना, लेकिन टेबल बनाने से पहले हम एक काम और कर लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन और निकाल लेते हैं, तो टेबल में उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन तक का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नोट करो इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को समझ लो, बहुत आसान है, सिंपल सा डेफिनेशन है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का। क्या होता है डेफिनेशन, कि जो एटम है वो एक यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। तो एक लाइन की डेफिनेशन लिख लो, क्या, द स्पेस और फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला बना लो इसका, क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा कि परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होता है आपको परसेंटेज में, तो मैं लिख रहा हूं Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल क्या होती है आपकी यूजुअली, क्यूबिक यूनिट सेल, तो a³, और इंटू कर देना क्या 100। ये बन गया फॉर्मूला, तो यही हम अप्लाई करेंगे। सिंपल क्यूबिक में आ जाओ फटाफट से, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, बताओ Z कितना होता है, Z मतलब Z इफेक्टिव, एटॉमिक नंबर नहीं, Z इफेक्टिव जो अभी निकाला था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब स्फेरिकल है, तो 4/3 πr³ अपॉन a³। अब आपको a और r का रिलेशन लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो अगर मैं a को 2r पुट कर दूं, फाइनल सॉल्व करके लिख रहा हूं, आप लोग कर लेना, मैं यहां पे a को 2r रख रहा हूं, 2r का क्यूब 8r³ हो जाएगा, 8r³ 4 से 8 1/2, 3 का डबल 6, तो π/6 r³ कट गया, π/6 इंटू 100 ये आ गया। मतलब ये आपको याद भी करना होगा, 52.4% होता है, सीधे याद करना है आपको, एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आएगा, ठीक है। इन बीसीसी आ जाओ, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z क्या होता है 2, और वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 πr³, और इंटू क्या कर दूंगा, सॉरी डिवाइड क्या कर दूंगा a³, ठीक है, इंटू 100 कर दूंगा ये, है ना। तो 2 इंटू 4/3 πr³ डिवाइड बाई a³ इंटू 100, ठीक है। अब a और r का रिलेशन क्या आता था बताओ, 2r इज इक्वल टू क्या आया था इसमें, √3a/2 आया था, तो a को रख दूं मैं 4r/√3, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका √3 π/8 इंटू 100, पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखोगे तो 68% आएगा, ठीक है, डायरेक्ट याद करके जाना है। इन एफसीसी आ जाओ, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z कितना होता है 4 इंटू 4/3 πr³, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया a³, और इंटू क्या हो गया 100, और यहां आता था 2r इज इक्वल टू √2a/2, ठीक है, यही आता था √2a/2, तो यहां पर मैं a को पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा π/3√2, और इंटू क्या आएगा 100 आएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा आपका 74% आएगा, ठीक, सॉल्व करके देखोगे। अब यहां एक पॉइंट और आता है, आपसे पूछ लेंगे भाई साहब परसेंटेज वॉइड बता दो, तो 100 में से जितना भी फ्रैक्शन आया उसको माइनस कर दो तो वॉइड आ जाएगा, सीधी सी बात है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसके अलावा जो बचा वो तो खाली है ना, खाली मतलब परसेंटेज वॉइड, तो इसको माइनस करोगे तो 47.6% आएगा ये, और यहां परसेंटेज वॉइड कितना आ जाएगा, 100 में से 68 माइनस करोगे तो 32%, और यहां परसेंटेज वॉइड कितना आएगा, 100 में से 74 माइनस करोगे तो 26%। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी डायरेक्ट ही आएगा, ठीक है। कई बार ये वाला भी पूछ सकते हैं आपसे, कितना फ्रैक्शन, पाई के फॉर्म में भी याद रखना और परसेंटेज भी याद रखना, ठीक है। और वॉइड तो आप परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन से निकाल ही लोगे 100 में से माइनस करके। तो ये सारी कहानी हो गई आपकी, आपने क्या क्या सीख लिया, 3 टाइप की यूनिट सेल, तीनों में Z, कोऑर्डिनेशन नंबर, A और R का रिलेशन और पैकिंग फ्रैक्शन, बस इतना आपको यूनिट सेल में ध्यान रखना है। मैं अभी टेबल बना देता हूं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, फटाफट से इसको नोट करो, टेबल आ रही है आपके सामने।
तो जितना भी अभी तक आपने पढ़ा, अगर आप सारा का सारा एक साथ समराइज करो तो एक टेबल में आ गया सारी चीजें जितनी पढ़ी अभी तक। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, फटाफट कर देना। देखो जेड इफेक्टिव बता दो, सिंपल क्यूबिक का कितना होता है 1, बीसीसी का कितना होता है 2, एफसीसी का कितना होता है 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का 6, बीसीसी का कितना 8 और इसका कितना 12। ठीक है, वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर तो और भी बहुत सारे होते हैं, नियरेस्ट के बाद नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एडवांस के लिए होते हैं, जेईई मेन और नीट के लिए नहीं होते वो। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यहां क्या था 2r इज इक्वल टू ए, यहां क्या था 2r इज इक्वल टू √3a/2 बॉडी डायगोनल का आधा, और यहां फेस डायगोनल का आधा 2r इज इक्वल टू √2a/2 ऐसा। ठीक है, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था यहां पर, बताओ 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 बताओ, परसेंटेज पैकिंग में 52.4%, यहां कितना आया था, यहां आया था 68%, और यहां कितना आया था 74%। ये आप पाई के फॉर्म में भी याद रखो, π/3√2, क्योंकि एग्जाम में एक बार पाई के फॉर्म में पूछा गया, और ये आएगा √3π/8, √3π/8। ठीक है, और ये कितना आया था आपका π/6। इन सभी में पाई वाली वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपका फाइनल परसेंटेज आता है। ठीक है, परसेंटेज वॉइड कितना आएगा, इसमें से 100 में से इसको माइनस करा था 47.6 आया था, ये कितना 32% आया था, और ये कितना आया था 26% आया था। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स डायरेक्ट याद रखने हैं, सीधे डायरेक्ट टेबल कर सकते हो। बनवाने को तो मैं इस चैप्टर को यहीं से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी आपको देना चाहिए, जरूरी है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, तो थोड़ा पुराना भी रिवाइज हो जाएगा, तो थोड़ी फीलिंग डेवलप होगी कि चल क्या रहा है। वरना मैं यहां से भी चैप्टर स्टार्ट कर सकता था और सीधे क्वेश्चन ले सकता था। अपना मोटिव ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म कराना, थोड़ा थोड़ा अगर समझा सकता हूं मैं, मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में आ सकता है तो वो चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर। ठीक है, ताकि थोड़ा सा फीलिंग आ जाए कि हाँ सही चल रहा मामला। चलो फिर इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ध्यान से देखो जरा। आपसे ऐसा बोला गया कि ए एटम हर एक कॉर्नर पर है और बी एटम अल्टरनेट फेस सेंटर पे है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताओ कंपाउंड का क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए एटम हर एक कॉर्नर पे है तो ए कितने होंगे, बता दो फटाफट से। 8 होंगे। और अगर एक रूम में देखा जाए तो कितना पार्ट दिखता है कॉर्नर का, 1/8, हमें तो याद हो गया ये 1/8 पार्ट दिखता है ना आपको कॉर्नर का, एक रूम में बैठे हो तो ए आ गया 8 × 1/8। अब बस मुझे बी बता दो, अल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब क्या है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो तो उस रूम में अगर सपोज आपने सीलिंग वाला फेस सेंटर ले लिया, तो आप क्या लेफ्ट राइट वाला और फ्रंट और बैक वाला नहीं ले सकते। अगर सीलिंग लिया तो फिर फ्लोर लेना पड़ेगा, तभी अल्टरनेट बनेगा ना। अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक छोड़कर एक। जैसे अगर मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है, अगर मेरे पास एक फेस सेंटर है ऊपर, अगर मेरे पास सीलिंग पर एक फेस सेंटर है ऊपर है, तो फ्रंट में, बैक में, राइट में, लेफ्ट में नहीं है तो कहां पर होगा, फ्लोर पे होगा ना। तो एक सीलिंग और एक कहां पे होगा, फ्लोर पे होगा। मतलब कितने फेस सेंटर आएंगे, 2 आएंगे। तो बी कितने होगा, 2 × 1/2। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ है, आपको याद हो गया है। तो ये क्या आ गया, ए बी आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि अल्टरनेट एज सेंटर ले लो, एज सेंटर कौन से होते हैं, जो लाइंस होती हैं, कौन सी लाइंस, ये वाली जो लाइंस हैं, ठीक है, ये जो लाइन बनाते हैं इसको हम एज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं इसको। तो अगर यहां पर है तो इधर नहीं है, इधर नहीं है तो यहां पर है, अल्टरनेट का मतलब ये है। तो अपोजिट 2 फेस सेंटर, ये एज सेंटर ये हो गए, अपोजिट 2 एज सेंटर ये हो गए। अब अगर यहां है तो इधर नहीं है, मींस एक यहां पर हो गया, अगर यहां है तो यहां नहीं है तो यहां हो गया। मतलब जो मैंने एजेस पकड़ रखी हैं वहां पर एक एक एज सेंटर होगा, जो मैंने एजेस पकड़ रखी हैं वहां पर एक एक एज सेंटर होगा, तो 4 एज सेंटर होंगे। तो अगर यहां पर अल्टरनेट फेस सेंटर की जगह एज सेंटर आ जाता क्वेश्चन में, तो हम 4 × 1/4 करते, क्योंकि एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। एक रूम की एक एज जो होती है वो 4 रूम से पास होती है। ठीक है, इस टाइप से करना है ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है, NaBCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो रेडियस ऑफ Na बताना। तो सीधा सीधा रिलेशन बता दो क्या होता है BCC में, 2r इज इक्वल टू √3a/2, यही होता है BCC में। तो r निकालना है तो √3 × 4.3 डिवाइडेड बाय 2 को यहां ले आओ, 4 आ जाएगा। ठीक है, √3 होता है 1.73 × 4.3/4, इसको सॉल्व कर लो तो आपकी रेडियस आ गई। समझ गए बात को, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ए कॉर्नर पर है, बी बॉडी सेंटर, सी फेस सेंटर और डी एज सेंटर पर है। ठीक है, तो ए अगर कॉर्नर पे है तो ए कितने होंगे, 8 × 1/8। बी अगर बॉडी सेंटर पे तो बॉडी सेंटर पूरा का पूरा आता है, रूम के अंदर ही आता है। और फेस सेंटर कितने आते हैं, 6 आते हैं, लेकिन आधा कंट्रीब्यूशन होता है फेस सेंटर का।
और एज सेंटर कितने होते हैं, 12 एजेस होती हैं एक क्यूब में, और उनका कंट्रीब्यूशन 1/4। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना, इसका 1/8, इसका 1, इसका हाफ, और एज सेंटर का 1/4 होता है एक क्यूब में। तो ये आंसर आ गया A, B, C3 और D3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं यहां पर, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, A है तुम्हारा कहां पे, कॉर्नर पे है, और B कहां पे है, फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर पे है। अब क्वेश्चन में देखो क्या एडिट कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हेन वन ऑफ द B is missing then find न्यू एम्पेरिकल फॉर्मूला, न्यू सिंपलेस्ट फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो अब कैसे निकालोगे, ए कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8, और बी कितने होते हैं 6, लेकिन वो ये कह रहा है वन ऑफ द बी इज मिसिंग, एक बी को हटा दो तो कितने बचे 5, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो हाफ रहेगा। तो ये आ गया ए बी 5/2, और सिंपलेस्ट बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो A2B5 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अगर थोड़े अच्छे क्वेश्चन बने तो, कि इतने एटम मिस कर दिए। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि बी एटम एक फेस सेंटर से हटा दिया, कभी ऐसा बोल देंगे एक कॉर्नर से हटा दिया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये देख लेना कौन कौन से एटम हटा रहे हो, तो जितने हटा रहे हो उतने रख के आप सॉल्व कर सकते हो। समझ गए बात को, ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्लोज पैकिंग पर चलते हैं। क्लोज पैकिंग में हम क्या करते हैं, एटम्स को प्लेस करेंगे, हम एटम को स्फेरिकल मानेंगे और उसको प्लेस करेंगे तो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल और पैकिंग हमें मिलती जाएगी। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं, पहले केस 2D में, फिर अपन 3D में चलेंगे। तो 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होती है, कुछ पॉइंट इसमें डिस्कस करने, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, इसमें पूछेंगे आपसे अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट एटम का मतलब प्लेसमेंट कैसा होता है, तो अरेंजमेंट होता है ए ए ए ए ए ए टाइप, ठीक है। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है किसमें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में। और यहां पर 2D अगर है तो आप स्फीयर ना मान के डिस्क की तरह इसको ट्रीट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो अगर मैं इसका बना के बताऊं आपको पैटर्न, तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना जरा। इस तरीके से एटम रखे हुए हैं, इसको मैं बोल रहा हूं लेयर ए, क्या बोल रहा हूं इसको, लेयर ए। तो ऐसी ही सेम टू सेम लेयर रिपीट करते जाओ, ठीक है, ये टच करेंगे, ऐसी ही सेम टू सेम लेयर रिपीट करते जाओ, तो क्या हो जाएगा, लेयर ए इस तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है, इधर बढ़ती जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी और इधर बढ़ती जाएगी। तो ये लेयर ऐसी बड़ी है, 2D में बनी हुई है ये पूरी, ठीक है। अब अगर इसमें सेकंड पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, तो बी पॉइंट में पूछेंगे जेड इफेक्टिव बता दो। जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट यूनिट सेल निकालूं इसमें से, तो क्या निकलेगी, ध्यान से देखना जरा। एक ये सेंटर ले लिया, 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 और इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सिंपल सी एक यूनिट सेल बन गई आपकी। तो मैं इसको बोल रहा हूं ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं क्या, ए बी सी डी यूनिट सेल बन रही है, ठीक है। और इस यूनिट सेल को आप स्क्वायर यूनिट सेल बोल सकते हो, ठीक। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, अब सिर्फ आप ये यूनिट सेल देखो और मुझे एक बार एबीसीडी को देख के बताओ कि इस एबीसीडी में कितना कितना पार्ट अंदर आ रहा है। तो ध्यान से देखो जरा, 1/4 इसका आ रहा है, 1/4 इसका, 1/4 इसका और 1/4 इसका। इसका मतलब 4 पार्ट हैं 1/4 के, मीन जेड इफेक्टिव क्या हो गया, 1। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं, फिर से देख लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 1/4 पार्ट चारों के आ रहे हैं इसके अंदर, एबीसीडी के अंदर, तो 4 हो गए 1/4 वाले पार्ट, मतलब सीधा 1 आ गया। दूसरे पॉइंट पे आपसे सेकंड नंबर पे पूछ लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो भैया, नहीं तीसरा पॉइंट है ये, पहला तो अरेंजमेंट था, दूसरा जेड इफेक्टिव, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर। बोलो जरा, नियरेस्ट नेबर कैसे पता करोगे, किसी एक पर्टिकुलर एटम को पकड़ लो। जैसे सपोज मैं इस वाले एटम को पकड़ रहा हूं, किसको, इस वाले एटम को मैं पकड़ रहा हूं, तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3, और भाई साहब यहां भी तो होगा एक, नीचे भी तो ऐसी लेयर चलेगी। तो कौन कौन, 1 2 3 और 4 टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 4। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं किस टाइप से होती है यूनिट सेल, ध्यान से देखो जरा, ऐसी है ये, ठीक है, सामने से देख लो, ऐसी है। एक लेयर हो गई नीचे वाली ए लेयर, फिर सेम टू सेम वैसी ए लेयर, फिर वैसी ए लेयर, इस टाइप की होती है ये 2D में, ठीक है। होता क्या है, इस लेयर के एटम ऊपर वाले और नीचे वाले लेयर को टच करते हैं, लेकिन उसी के अलोंग वाले, क्रॉस में टच नहीं कराना,
ये वाला इसको टच नहीं करेगा, लेकिन ये वाला इसको टच करेगा, ये वाला इसको करेगा, मतलब इसी के अलोंग जो डायरेक्शन में बने हुए हैं वो टच करते हैं। यहां देख लो आप, इस टाइप से है ये। तो अगर मैं इस वाले से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो इसको कौन कौन टच कर रहा है, 1 2 3 4, क्रॉस में टच नहीं करते, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया भैया कोऑर्डिनेशन नंबर अपना। अब आपसे अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर डी में पूछ लेंगे कि बताओ पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। क्या पूछेंगे आपसे, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड वगैरह, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन 2D में कैसे निकालते हैं, 2D में पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, इसमें एरिया से हम निकालते हैं। ध्यान से देखना जरा, 2D में पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ डिस्क माना था, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल कौन सी तुम्हारी, स्क्वायर यूनिट सेल, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, अगर एज लेंथ ए है तो। अगर मैं स्क्वायर यूनिट सेल बना के बताऊं आपको तो स्क्वायर यूनिट सेल इस टाइप से है, और अगर स्क्वायर यूनिट सेल इस टाइप से है ABCD, तो इसकी एज लेंथ अगर a है तो एरिया क्या होगा इसका, a स्क्वायर होगा, आपको पता ही है। तो परसेंटेज PF निकाल लो, कितना आएगा बताओ जरा, परसेंटेज PF। जेड इफेक्टिव बताना कितना लिखा है यहाँ पे, 1 लिखा है ना, तो 1 इंटू एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अगर रेडियस r है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल a स्क्वायर इंटू 100। अब a और r का रिलेशन बता दो, कैसे एटम रखे थे, जैसे अगर मैं सिर्फ a और b को बनाऊं, कहां पे, इधर, अगर मैं a और b पे रखे हुए एटम बनाऊं तो a ऐसा है, b ऐसा है, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, a डिस्टेंस है, और रेडियस अगर r है तो रिलेशन क्या आया, 2r इज इक्वल टू a। तो a को आप यहां 2r पुट करो तो 4r स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा r स्क्वायर, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आएगा पाई बाई 4 इंटू 100, 25 पाई, मतलब 78.5% आएगा, ठीक है। अब आप परसेंटेज वॉइड निकाल लो अगर पूछा गया तो। परसेंटेज वॉइड कैसे निकालोगे, 100 में से 78.5 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 21.5 आ जाएगा क्या, ध्यान से देख लो जरा, हाँ सही है ना, 21.5% क्या आ जाएगा, परसेंटेज वॉइड। समझ गए बात को। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट क्या होता है 2D में, जेड इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन। आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या, जेड पैटर्न याद कर लो, ए वाला जेड इफेक्टिव 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पैकिंग फ्रैक्शन 78.5, सीधा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैंने सॉल्व करके बता दिया, आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। नोट करो, फिर हेक्सागोनल पे चलते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, और 2D में एक और बचा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें देखो अरेंजमेंट क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंजमेंट जो होता है वो होता है AB टाइप का, AB टाइप। किस तरीके से हम बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। AB टाइप कुछ ऐसा होता है, जैसे ये एटम मैंने रख दिए किसके, एक लेयर A के, कौन सी लेयर है ये, लेयर A। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ही क्या कर रहा हूं, एटम रख रहा हूं B लेयर के। अब ध्यान से देखना जरा, इस लेयर का जो यहां पे डिप्रेशन है, ये खाली जगह है, यहीं पे मैं रख रहा हूं क्या, सेकंड लेयर B, और फिर फर्स्ट लेयर के जैसे ये कौन सी हो गई, लेयर कौन सी हो गई, ये B। अब फर्स्ट लेयर जैसी ही लेयर में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, फर्स्ट लेयर जैसी ही लेयर में रिपीट कर रहा हूं, ये आ गई, देखो फर्स्ट जैसी लेयर ही मैंने क्या कर दी, रिपीट कर दी, तो क्या हो गया, ये अगेन लेयर A। तो क्या होता है, AB टाइप का पैटर्न बनता जाता है, इधर इधर ऊपर नीचे सब जगह। अब अगर मैं इनमें से, मैंने सपोज ये एटम ले लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये के 7, तो अगर मैं इनके कॉर्नर को ज्वाइन कर दूं तो ये एक हेक्सागन बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलते हैं। तो ABCDEF, और इसको मैं G बोल देता हूं इस वाले को, क्योंकि ये भी तो इसमें आ रहा है यूनिट सेल में। तो क्या हो रहा है यहां पे, ABCDEFG, ये क्या होगा आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। लेकिन ये सारी कहानी कहां चल रही है, 2D में चल रही है, हेक्सागोनल यूनिट सेल 2D है ये, ठीक है, ये सब डिस्क ले लिए मैंने। अब ध्यान से देखना जरा, जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, इस पूरी की पूरी यूनिट सेल में मुझे देखकर बताओ, इस पूरी यूनिट सेल में जी जो बना है, जी वाला पूरा का पूरा एटम आ रहा है, तो वो मैंने लिख दिया 1, वो पूरा आ रहा है, प्लस ABCDEF, इसका कितना कितना पोर्शन आ रहा है, 1/3 आ रहा है एक यूनिट सेल के अंदर। देखो ध्यान से, इसका जो पोर्शन आ रहा है ये क्या है, ये 1/3 है, ठीक है,
कितना आ रहा है ये 1/3, तो कितने एटम है ये 6 इंटू 1/3 मतलब 1 + 2 कितना आ गया जेड इफेक्टिव 3। तो हेक्सागोनल 2D का जेड इफेक्टिव 3 होता है। ठीक है, अगला देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत आसान है तो ऐसे दिख जाएगा। जी वाले को देखो, जी वाले को कौन कौन टच कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पे। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन मुझे निकालना है, तो कैसे निकालते हो, जेड इफेक्टिव कितना है 3 इंटू एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है πr² अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो तुम्हारी हेक्सागन आ गई ना, और हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 a²। हेक्सागन 2D का एरिया ये होता है, याद कर लेना, इंटू 100। ठीक है, अब ए और आर का रिलेशन बता दो। कोई भी दो एटम देखो, जैसे बी और सी अगर मैं देखूं, किसको, बी और सी, तो ये बी एटम और सी एटम टच कर रहे हैं आपस में, और अगर ये टच कर रहे हैं बी वाला और सी वाला, तो ये रेडियस आर, तो ये भी आर, और बी से सी तक की डिस्टेंस ये, तो इस वाली यूनिट सेल की एज लेंथ हो गई ना बी से सी तक की, और ये एज लेंथ कितनी हो गई ए, तो यहां पर रिलेशन क्या आएगा 2r = a। तो यहां पुट कर दो, तो परसेंटेज पीएफ जो निकल के आता है फाइनल, आप क्या करो, a को 2r रख दो, a को क्या रख दो 2r, तो a को 2r रखा तो 4r², 4 से 4 कट गया, ठीक है 4 से 4 कट गया, और 3 से ये कट गया 6, 1/2 टाइम्स, तो पाई अपॉन 2√3 आ जाएगा ये, और इंटू 100, और π/2√3 सॉल्व करोगे तो 91 के अप्रोक्स आता है ये, 91%। ठीक है, परसेंटेज वॉइड कितना हो जाएगा 9%। परसेंटेज वॉइड 100 में से माइनस कर दोगे 9%। अब आपसे पूछेंगे बताओ HCP2D और SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में कौन अच्छी, तो जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन। तो मैं बोल रहा हूं HCP2D का ज्यादा होता है किससे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D से, उसका 78.5 होता था, इसका 91% होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। अब चलते हैं अपन 3D पे, 2D से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में 3D वाले हैं। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर 3D स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और 3D में समझते हैं पैकिंग। मेन चीज क्या है इसमें, आपको एटम का अरेंजमेंट समझना है, बाकी सारी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, एक आध कोई नई यूनिट सेल आएगी हेक्सागोनल वाली, उसको डिटेल में अपन समझेंगे, बाकी की सारी आप जानते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्यूबिक पैकिंग कैसे होती है, होता क्या है, पहले हमें क्या बनाना है, ये जो हम बनाते हैं ना 3D, ये 2D से ही आगे बढ़ेंगे। बस पहले हम डिस्क रखते थे, अब अपन एटम रख दिया करेंगे। तो क्या है, जैसे मेरे पास अरेंजमेंट, पहला पॉइंट ए, अरेंजमेंट कैसा होगा, मतलब लेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा जिससे सिंपल क्यूबिक बनेगी। तो मेरे पास एक एटम है, ध्यान से देखना जरा, एक एटम हो गया ये, ठीक है, दूसरा एटम ये, इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इनको इंडिविजुअल एक एक लेयर बोलता था, अब मैं इस पूरे को ही बोल दूंगा क्या, लेयर ए। क्या बोल दूंगा इसको, लेयर ए, क्योंकि अब 3D में जाना है ना, तो इसके ऊपर और इसके पीछे, इसके ऊपर और इसके पीछे रखते जाना मुझे लेयर। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे इसको मैंने लेयर ए बोला, तो इसके ऊपर जो मैं दूसरी लेयर रखूंगा उसको मैं डॉट 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 से दिखा रहा हूं, वो भी सिमिलर इसी टाइप की लेयर है, सेम टू सेम ऐसा ही मैंने रख दिया ऊपर पैटर्न। अगर मैंने पैटर्न ऐसा ही रख दिया तो इस लेयर को भी मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, इस लेयर को भी मैं क्या बोल सकता हूं, ए लेयर बोल सकता हूं। तो ये जो लेयर है ये भी तो है डैश डैश वाली, क्या, लेयर ए। तो इसमें होता क्या है, पैटर्न कैसा बनता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, ए ए ए ए ए ए टाइप, इस टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है। और यूनिट सेल कैसे बनेगी आपकी, जब आपने, जैसे मान लो मैं कौन कौन से एटम ले रहा हूं, ध्यान से देखना, डार्क वाला ग्रीन और डैश वाला ग्रीन, दो एटम यहां ले लिए, दो एटम यहां, 4, 2 यहां और 2 यहां, 8 हो गए, और इन सबको आपस में ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी। ठीक है, ऐसा दिखेगी आपको, ध्यान से देखो जरा, कुछ इस टाइप से है ये, ऐसा है। जो आपको सामने से 4 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये सामने से जो 4 दिख रहे हैं ना, ये ऊपर वाली लेयर है, डैश 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 वाले हैं, और पीछे वाले जो 4 हैं वो डार्क वाले ग्रीन है। आप इससे कनेक्ट करो, आप इसको, ऐसा है ये, आपको सामने से दिख रहा होगा, देखो जो पीछे की तरफ रखे हैं वो डार्क वाले ग्रीन हैं, और जो आगे रखे हैं वो कौन से हैं, डैश वाले हैं। तो कैसा पैटर्न दिख रहा है, ये ऐसा पैटर्न दिख रहा है। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और बाकी सारी चीजें आपको इसकी पता ही है, क्या क्या। अगले पॉइंट में अपन एक बार फटाफट से लिख लेते हैं, बी पॉइंट क्या था, जेड इफेक्टिव कितना होता है 1, सी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 6, पीछे याद ही कर चुके हैं अपन, डी
परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 52.4%, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज वॉइड कितना आ जाएगा 47.6%। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख चुके हो। मेन चीज क्या है, लेयरिंग समझ लो क्या है। लेयर ए जो है वो पीछे की तरफ होती है और सेम वैसे ही लेयर उसके ऊपर होती है, सेम लेयर। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एफसीसी या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग पे चलते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को सीसीपी बोलते हैं और उसकी यूनिट सेल एफसीसी आती है, इसलिए अपन उसको एफसीसी भी लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कैसी लेयरिंग होती है इसमें। ये जो बनता है ये बनता है हेक्सागोनल 2D वाली पैकिंग के थ्रू बनता है, ये उसी के ऊपर हम लेयर रखते हैं। कैसे, अगर मैं हेक्सागोनल 2D आपके सामने बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया आपका हेक्सागोनल 2D, बस वहां डिस्क हटा के मैंने क्या लगा दिए, एटम लगा दिए ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास हेक्सागोनल 2D। इसको मैं बोल रहा हूं लेयर ए। क्या बोल रहा हूं इसको, लेयर ए। अब इस लेयर के जो वॉइड दिख रहे हैं, वॉइड मतलब ऊपर से ये जो खाली जगह दिख रही है ना, खाली जगह, इसके ऊपर मैं रख रहा हूं सेकंड लेयर बी। ध्यान से देखना जरा, ये जो वॉइड है ना इसके ऊपर रख रहा हूं मैं सेकंड लेयर बी, तो ये हो गई सेकंड लेयर बी। ध्यान से देखो जरा, ग्रीन ग्रीन से कर दिए मैंने। तो लेयर ए के जो वॉइड हैं उसके ऊपर मैंने क्या रखा, सेकंड लेयर कौन सी रखी, बी, जो ग्रीन वाली है। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास लेयर बी। अब जो मैं यहां कर रहा हूं वो लिखते भी जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझ में भी आ जाएगा आपको। पहला पॉइंट क्या है, लेयर ए इज HCP2D। बस डिस्क को आपने क्या कर दिया, एटम बना दिया, स्फेरिकल ले लिया अब, है ना। सेकंड, लेयर बी, लेयर बी इज प्लेस्ड ओवर, लेयर बी इज प्लेस्ड ओवर voids ऑफ लेयर ए। लेयर ए के जो void थे उसके ऊपर लेयर बी रख दिया। ठीक, अब थर्ड पॉइंट देखना जरा, तीसरा पॉइंट नंबर 3, लेयर सी, लेयर सी इज प्लेस्ड ओवर, लेयर सी इज प्लेस्ड ओवर अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड voids ऑफ लेयर ए एंड बी। अब ध्यान से सुनो जरा, लेयर ए और बी तक हम पहुंच गए, तो आप ध्यान से देखना जरा, जो लेयर ए के वॉइड थे उसके ऊपर आपने लेयर बी रखी, तो इससे क्या हुआ, लेयर ए के कुछ वॉइड तो छुप गए, क्यों, आपने ऊपर रखा ना एटम, तो ये छुप गए। अब होगा क्या कि ये जो दिख रहा ना आपको खाली जगह, कौन सी वाली, ये वाली, ये इधर, ये जो खाली जगह है ये बच जाएगी। ये ऊपर से भी आपको दिख रहा है ना, अगर आप सामने से देखो तो मुझे खाली जगह दिख रही है, ये कुछ वॉइड तो कवर हो गए लेकिन कुछ क्या है, खाली रहेंगे। तो ये जो खाली जगह दिखती है इसी को बोलते हैं अनऑक्यूपाइड वॉइड, ये वाली। ठीक है, इसी पर मैं लिख रहा हूं क्या, लेयर सी। ठीक है, ऐसा थोड़ा खतरनाक सा डायग्राम होता है इसका, है ना, ऐसा है। ये क्या है, लेयर सी, इसके और भी एटम होंगे, मैं बस एक बना के बता रहा हूं आपको। तो किस टाइप का पैटर्न बना, एबीसी टाइप का। एक्चुअल में क्या है, मेरे पास इसके मॉडल्स भी मैंने बना रखे थे, लेकिन वो क्या अभी है नहीं मेरे पास यहाँ। तो अभी क्या है, अब क्रैश कोर्स में कराना था ये लेक्चर, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, छोड़ना तो है नहीं ये चैप्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहले से ही आपको मैंने पढ़ा रखा है ये चैप्टर, तो आपको पता है कि कैसे अरेंजमेंट होता है। बस मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये, है ना। तो ध्यान से देखो जरा, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी, 3 लेयर होती हैं, और पैटर्न कैसा निकलता है इसमें, ए बी सी, जो अरेंजमेंट है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी टाइप। ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट निकलता है इसमें। तो ये कौन सा पॉइंट था हमारा, पहला पॉइंट था क्या, अरेंजमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये अरेंजमेंट। तो बस आपको लेयर ध्यान रखनी है कि लेयर क्या होती है, एबीसी टाइप का अरेंजमेंट होता है, और इसकी जो यूनिट सेल होती है वो होती है एफसीसी। और एफसीसी की सारी चीजें आपको पता है, जेड इफेक्टिव 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है, और परसेंटेज वाइड 26%। तो आंसर आपको पहले से इसके पता है, बस ये ध्यान रखना लेयर कौन सी होती है, एबीसी टाइप की होती है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड और लास्ट क्लोज पैकिंग पर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब 3D में चले गए अपन। ठीक है,
ये हमने 2D में भी पढ़ा है, उसमें डिस्क होती थी, इसमें एटम होगा, स्फेयर हो गया, ठीक है। अरेंजमेंट क्या है, देखो लेयर ए और बी का अरेंजमेंट सेम वैसा ही जैसा सीसीपी में होता था। अब जो तीसरी लेयर है उसका खेल है यहां पर अलग। क्या, जो तीसरी लेयर होती है वो सेम ए लेयर जैसी होती है। वहां क्या थी, ए और बी के जो अनऑक्यूपाइड वॉइड थे वो थी, जबकि यहां क्या है, ए लेयर जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर जैसी है। तो जैसी फर्स्ट लेयर थी वैसे ही क्या करोगे आप, थर्ड लेयर बना दोगे। तो फर्स्ट लेयर जैसी ही क्या है, थर्ड लेयर है। तो पैटर्न अब क्या बनेगा, ए बी ए बी ए बी इस टाइप का। तो यहां से क्या हटा दो, सी हटा दो, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप, ठीक। पहली लेयर सही है, दूसरी लेयर सही है, तीसरा क्या था, थर्ड लेयर ए इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट लेयर ए। और ये काम ऐसा ही सिलसिला रिपीट होता रहता है, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, इस टाइप से, ठीक है। तो लेयर ए, लेयर बी, और ये डैश डैश वाली भी क्या आ गई, लेयर ए आ गई। तो इससे जो हम यूनिट सेल निकालेंगे, जैसे सीसीपी से जो यूनिट सेल निकालते थे एफसीसी निकलती थी, इसकी जो यूनिट सेल बाहर निकालेंगे तो वो होगी हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल 3D, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, HCP 3D यूनिट सेल। अब देखो ध्यान से क्या क्या होता है इसमें। हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम, ये किसका है, ये लेयर ए का है, और एक सेंटर पे होता है। तो ये क्या हो गई आपकी लेयर ए। तो लेयर ए के 7 एटम उठाओ, ये हो गया। उसी तरीके से ये भी क्या हो गई, लेयर ए, ठीक है। इसके 7 एटम आ गए, कौन से, 1 2 3 4 5 6 और सेंटर पे 7। और बीच में जो बना रखे थे ग्रीन वाले, वो बीच में आएंगे आपके ग्रीन वाले, ये मैंने ऐसे बना दिए 3, पूरा बीच, बॉडी सेंटर पे ही आएंगे, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तो ये कौन सी लेयर हो गई आपकी, लेयर बी। तो ए बी ऐसा पैटर्न चलता रहता है, इसको बोलते हैं HCP 3D, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम Z इफेक्टिव निकालना। चलो ये तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट लिखेंगे अपन, है ना। Z इफेक्टिव बता दो जरा फटाफट से। Z इफेक्टिव क्या आएगा, बीचों बीच तीनों पूरे, बीचों बीच क्या है, 3 पूरे बॉडी सेंटर के, प्लस ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। अगर मैं इस फेस सेंटर की बात करूं तो इसके नीचे एक यूनिट सेल और इसके ऊपर होगी, मतलब एक फेस 2 यूनिट सेल से शेयर होंगी। तो एक ये फेस सेंटर, एक ये फेस सेंटर, 2, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना, हाफ हाफ। प्लस कॉर्नर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉर्नर। और अब 3D में देखो, 2D में क्या था, 1/3 की शेयरिंग थी, तो 3D में क्या हो जाएगी, 1/6 की। तो 12 × 1/6। तो Z इफेक्टिव कितना आ गया, 3 और 1 4 और 2 6, Z इफेक्टिव 6 आ गया। पॉइंट नंबर सी। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो फटाफट से। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको पकड़ूं, किसको, इस वाले को पकड़ूं, तो ये वाला जो है वो इस लेयर के ऊपर रखा है ना, इसका मतलब 3 ये टच करेंगे और बाकी उसके लेयर वाले तो टच करेंगे ही। इसका मतलब 6 और 3 9, और इसके ऊपर लेयर बी होगी, तो 3 वो, तो 12 हो गए, सही ना। 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, जिसको ये टच करेगा, ये 3 नीचे और 3 ऊपर टच करेगा, ठीक है। तो 12 हो गए। सी के बाद अगला पॉइंट डी, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो 2r इज इक्वल टू ए आएगा। क्यों, 2 एटम टच कर रहे हैं आपस में, कोई भी 2 पकड़ लो आप, ठीक है। तो कोई भी 2 एटम, जैसे इन दोनों को मैं देखूं, इन दोनों को, तो इन दोनों को बनाऊंगा तो ऐसे बनेंगे। तो यहां से यहां तक एज लेंथ आर के फॉर्म में 2r और ए के फॉर्म में ए, ठीक है। तो 2r इज इक्वल टू ए। चलो भाई, ये हो गया। अगला है हमारे पास ई। इसमें एक चीज और पूछते हैं, हाइट ऑफ HCP 3D। तो ये आप डायरेक्ट ध्यान रखना, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, बाकी डेरिवेशन भी होता है। हाइट ऑफ HCP 3D, हाइट का मतलब क्या है, लेयर ए पकड़ो और लेयर ए पकड़ो नीचे वाली, तो यहां से लेकर कहां से, इस लेयर से इस लेयर तक की हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ HCP 3D, ठीक है। तो हाइट ऑफ HCP 3D इज इक्वल टू होता है 4√2/3r, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना, 4√2/3r। चलो ई हो गया। अगला एफ, अगला पॉइंट, एरिया आप जानते हो हेक्सागन का क्या होता है, एरिया ऑफ HCP, ये आपको पता ही है। एरिया क्या होता है, 6 × √3/4a²। और ए और आर का रिलेशन भी आपको पता है, a इज इक्वल टू 2r। तो अब आप यहां से वॉल्यूम निकाल लोगे, जी पॉइंट लिख रहा हूं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ HCP 3D
क्या आएगा, एरिया इंटू हाइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 24√2 r³ होता है HCP3D का वॉल्यूम। ये डायरेक्ट याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। कहां तक पहुंच गए, EFG H देखो जरा, अब निकाल लो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, Z इफेक्टिव 6 है, ठीक है, इंटू 4/3 पाई r³ क्योंकि 3D में आ गए, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेकिन अब यूनिट सेल तो हेक्सागोनल हो गई ना, क्यूब का मत रख देना, ये आएगा अब आपका। और जैसे ही आप ये पुट करोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा आपका π/3√2 इंटू 100। देखा हुआ लग रहा है कहीं, FCC का ही तो है ये, मतलब परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 74%। H के बाद क्या आता है, I, ठीक है, परसेंटेज वॉइड, तो परसेंटेज वॉइड कितना आ गया 26%। मतलब परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन HCP3D का और CCP यानी FCC का सेम होता है, 74% होता है। समझ गए बात को। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके ध्यान रखना, आराम से नोट कर लो, और बस डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेंगे। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि बताओ टॉप मोस्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो जरा। टॉप मोस्ट लेयर मतलब ये टॉप में है बिल्कुल, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, नीचे वाले 3, अब इसके ऊपर 3 होंगे ही नहीं, टॉप मोस्ट लेयर है ना, उसके ऊपर 3 नहीं होंगे, मतलब 9 आएगा अब कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर टॉप मोस्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 9 आएगा, अगर नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है तो हम 12 आंसर करेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको, सारे पॉइंट अच्छे से याद करके जाना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट बिल्कुल परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन या वॉल्यूम या एरिया या हाइट कुछ भी आ जाए कर देना, नोट करो।